प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके दुनिया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि आप लोगों को कक्षा 12 का पूरा सिलेबस 3 घंटे में निपटवाऊंगा, तो बच्चों मैं 3 घंटे में सिलेबस निपटवाने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। आज हम कक्षा 12 का सबसे पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका माइंड मैप आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखे लिखा ना भाई, सबसे कम समय में हम आपके लिए कोशिश करेंगे पूरे YouTube पे इससे छोटा वीडियो आपको चैप्टर का नहीं मिलने वाला। मतलब अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है यार, एक सर कल मेरा एग्जाम है, 15 चैप्टर में निपटाऊं कैसे आज रात को, सर मैं सुबह 3 बजे भी उठ जाती हूँ ना तो भी चैप्टर नहीं होता, तो आज मैं आपको वही ट्रिक बताने वाला हूँ। बच्चों मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ माइंड मैप। जैसे मूवी देख के आपको मूवी याद हो जाती है ना, ये देख के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोशिश रहेगी 10 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आपका वीडियो खत्म कर दूं। ठीक है, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा माइंड मैप के साथ। तो ये माइंड मैप है बच्चों, ये हमारी कविता मैम ने बनाया है, बहुत मेहनत लगाई है इसके ऊपर। ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे इससे और अच्छा माइंड मैप बन सके। तो बच्चों आपको माइंड मैप पढ़ना कैसे मैं आपको बता देता हूं। माइंड मैप आपको पढ़ना है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फिजिक्स में मोस्टली चीजें एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो ये माइंड मैप भी मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्रिएट करवाया है। ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे टॉप से, एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 राइट हैंड साइड में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, मैथ्स में भी ऐसे चलते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे चलते हैं। तो मैंने सोचा चलो माइंड मैप को भी अपन एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जैसा अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर का नाम था स्थिर वैद्युत की विभव। मतलब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारा जिसमें चार्ज रहता है रेस्ट में। वैसे तो चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, लेकिन ये स्थिर वैद्युतिकी का भाग है, मतलब जिसमें चार्ज रेस्ट में रहता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश किसी भी पदार्थ का गुणधर्म होता है। तो आवेश फिर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो फिर आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक आवेश हमारा होता है धनात्मक आवेश बच्चों, और एक होता है हमारे पास ऋणात्मक आवेश। इस पार्ट को मैं जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। धनात्मक जो आवेश होता है बच्चों वो प्रोटॉन के पास होता है। प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम पॉजिटिव का। फिर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के पास, सेम चार्ज होता है लेकिन नेगेटिव में। दोनों के ऊपर जो चार्ज है इसका ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों कूलाम। और क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी एक मैटर है, और जो हमारा न्यूट्रॉन है, सॉरी जो हमारा प्रोटॉन है वो भी एक मैटर है, तो दोनों के ऊपर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उनका मास होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31, और एक प्रोटॉन, यहाँ पे पी आएगा, प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलो। ठीक है बच्चों, तो आवेश के अंदर हमारा इतना पार्ट काम का है। फिर आ जाते हैं वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां हैं। कणियों को जोड़ते हुए चलिए, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। आवेश हमने पढ़ लिया। अब वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो वस्तु को आवेशित करने की हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 विधियां हैं। पहला होता है बच्चों घर्षण के द्वारा, 2 वस्तुओं को रगड़ो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा और जिसकी वजह से वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला वो धनावेशित, जिसमें चला गया वो ऋणावेशित। दूसरा मेथड होता है बच्चों चालन के द्वारा, जिसमें कोई आवेशित वस्तु है, आप उसके संपर्क में दूसरी वस्तु लेकर आओगे, दोनों वस्तुओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है या जो आवेश है वो बराबर बराबर विभाजित हो जाएंगे। और थर्ड प्रेरण के द्वारा, जिसमें किसी आवेशित वस्तु के पास में निरावेशित वस्तु लेकर आने पर वो आवेशित हो जाती है। ठीक है, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आवेशों के गुणधर्म। इसमें सबसे पहला गुणधर्म है आवेश संरक्षण का नियम, जो बोलता है आवेश का ना तो निर्माण संभव है ना तो विनाश संभव है, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर होता है, और आवेश के नाम पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई गुणधर्म पूछे ना पूछे ये जरूर पूछा जाएगा, वो है आवेशों का क्वांटीकरण, जो बोलता है अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होना चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 8 होंगे, 8.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, 8.25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनता है Q = +-Ne। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस लगा दो, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस लगा दो। बच्चों फिर अपन बात करते हैं आवेशों के योज्यता नियम के बारे में। किसी भी बॉडी पे टोटल आवेश निकालना है तो जितने भी उसमें आवेश उन सबको सीधा सीधा जोड़ दो। जैसे 2 कूलाम, 4 कूलाम, -5 कूलाम आ रहा है, सबको जोड़ डालो, 2 और 4 हो गया 6, -5 कर दो तो आ जाएगा 1 कूलाम। ठीक है, लास्ट इसका नियम होता है आवेशों की गति से स्वतंत्रता। अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसके द्रव्यमान पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसके आवेश पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर चाहे वस्तु प्रकाश के वेग से ही गति क्यों ना कर ले। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारे आवेश का पार्ट होता है खत्म। अब आते हैं बच्चों राइट, थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बच्चों
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए। विद्युत आवेश के बाद नेक्स्ट ब्रांच निकल रही है कूलाम का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट। कई टीचर तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है कि भाई दो आवेश है, दो आवेश स्थिर बैठे हैं और उन आवेशों के बीच की दूरी r है और दोनों आवेशों पर आवेश का मान Q1 और Q2 है, तब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। वो बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहां पे K जो होता है वो अनुपात समानुपातिक नियतांक होता है, जिसको अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। इसका मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों एप्सिलॉन नॉट भी होता है, जिसको अपन बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं इसको। इसका मान होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जस्ट के का उल्टा इसका मात्रक होता है। सदिश रूप के बारे में बात करें, कुछ नहीं करना है, एफ के ऊपर वेक्टर लगाना है और एक आर के ऊपर इंट्रोड्यूस करना है कि भाई एफ वेक्टर की डायरेक्शन किसकी दिशा में होगी, आर की दिशा में होगी। ठीक है, ग्राफ देखें तो ग्राफ जो है एफ और आर के बीच में, क्योंकि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो एक आयताकार अतिपरवलय बनेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलता है बच्चों कि भाई अगर किसी निकाय में एक से ज्यादा आवेश बैठे हैं तो और वो सब मिलकर के एक ही आवेश को परेशान कर रहे हैं, एक ही आवेश पर बल लगा रहे हैं, तो उस आवेश पर लगने वाला बल उन सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिशों के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और इसके बाद मान लीजिए अगर आपने आवेशों को किसी माध्यम में डाल दिया तो उस माध्यम में जो आवेशों के बीच में बल लगेगा वो निर्वात में लगने वाले बल का 1/εr गुना होगा, 1/k गुना होगा। यहाँ पर इसमें एप्सिलॉन आर को अपन माध्यम की विद्युतशीलता या के को अपन परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे परावैद्युतांक आएगा। ठीक है, ये परावैद्युतांक आएगा और यहां पर अध्यारोपण आएगा। ठीक, यहां पर हमारे पास प्रोटॉन की बात करी थी अपने। ओके, चलिए अब आते हैं बच्चों, ये टॉपिक हमारा होता है खत्म, कूलाम के नियम में इतना ही था। अब आ जाइए बच्चों विद्युत क्षेत्र के अंदर। भाई हम बोल रहे हैं आवेश है, आवेश के चारों तरफ कोई ना कोई बल लग रहा है, यार उसके पास आ रहा हूं तो ज्यादा बल है, दूर जा रहा हूं तो कम बल है। तो उस बल के प्रभाव को मेजर करने के लिए एक दूसरी क्वांटिटी हमारे साइंटिस्टों ने दी, इसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोलता है एकांक आवेश पर लगने वाला बल, मतलब आपके पास में एक आवेश पड़ा है तो उस एक कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा। तो जनरल फॉर्मूला बन गया E = F/Q। यहां से एक और फॉर्मूला निकलता है F = Q × E। यानी कभी भी विद्युत क्षेत्र दे रखा हो और हमसे बल पूछ ले तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अपन। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन पर कूलम, या फिर इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण जो हमारा जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, वो होता है हमारे पास KQ/R²। ठीक है, बल का था KQ1 Q2/R² और उसका है KQ/R²। ठीक है, अब किसी भी चार्ज के चारों तरफ, जैसा मैंने आपको बोला, कहीं पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, कहीं पर विद्युत क्षेत्र कम है, तो उसको निरूपित करने के लिए हमने अपनी मन से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी, कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी। उन काल्पनिक रेखाओं को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलती है, अगर आप एक धनावेशित, एक छोटा सा आपने लिया है, टेस्ट चार्ज दिया है ना, परीक्षण आवेश दिया, परीक्षण धनावेश, उसको आपने छोड़ दिया, छोड़ते 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 जिस भी पाथ को वो फॉलो करे, जिस भी पथ की वो पालना करे, उसको अपन बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब इसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलेगा 4 गुणधर्म लिखो, 2 नंबर का प्रश्न। सबसे आसान, सर ये निकलती है धनात्मक से और एंड होती है ऋणात्मक पे। ठीक है ना, निकलती है धनात्मक से, एंड होती है ऋणात्मक पे। कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। सर क्यों नहीं बनाती? क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम की पालना करती है। एक ही आवेश एक ही समय पर धनात्मक और ऋणात्मक नहीं हो सकता बच्चों। नेक्स्ट, हमेशा सतत होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, टूटते हुए कभी नहीं चलती है। नेक्स्ट, अगर हम किसी एक आवेशित चालक सतह के बारे में बात करें तो उस चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके लंबवत रहेगी। मान लीजिए गोला है और गोले पर आवेश है, तो अगर मुझे इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी हो तो हमेशा इसके लंबवत रहेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे चल रही हैं और मुझे किसी पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन निकालनी हो, तो बच्चों उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में बताएगी। नेक्स्ट,
कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर किसी पॉइंट पर काटती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये यूनिक डायरेक्शन में चलती है। नेक्स्ट, अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास पास हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हैं तो उसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र वीक होगा। तो बेसिकली यही ये बताती है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है और कहां पर विद्युत क्षेत्र कम है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये टॉपिक होता है हमारा समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है हमारे पास दो आवेश हैं बच्चों, दो आवेश हैं जिसके अंदर एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है। दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ऐसे निकायों को अपन बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। केमिस्ट्री से उठकर आया हुआ टॉपिक है, जैसे कि HCl, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युत ऋणता कम है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये एक द्विध्रुव बना देंगे। मतलब इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। यही होता है विद्युत द्विध्रुव। तो दो आवेश हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, और कुछ दूरी पर रखे हुए एक दूसरे से। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे पास आती है उसको बोलते हैं हम द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, कोई भी एक आवेश आप उठा लो और उनके बीच की जो दूरी है, जनरली हम दूरी को 2L लेते हैं, लेने को आप कुछ भी ले सकते हो, 2A लो, 2L लो, L लो, आपकी चॉइस है, उससे उसको गुणा कर दो। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन क्या है, किसी भी आवेश का एक परिमाण और उनके बीच की दूरी, इन दोनों का गुणनफल। तो इसका मात्रक बच्चों क्या बना, इसका मात्रक बना कूलाम इंटू मीटर। सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, इसका मात्रक हो गया बच्चों कूलाम इंटू मीटर। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव से नेगेटिव थी, लेकिन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, उसका जस्ट उल्टा। ओके, इसके बाद आ जाते हैं बच्चों अपन इस विद्युत द्विध्रुव के कारण दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की मान निकालते हैं। एक होता है बच्चों अक्षीय बिंदु, अक्षीय बिंदु मतलब इसी के एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा। एक होता है बच्चों निरक्षीय बिंदु, यानी इसके लंब समद्वि भाजक पर कोई बिंदु। तो अगर अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो बच्चों फॉर्मूला होता है 2kp/r³, और बच्चों निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो फॉर्मूला होता है kp/r³। यहां पर दोनों में डिफरेंस यही है कि अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का जो मान होता है वो निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डबल होता है, इसलिए इन दोनों का अनुपात आया 2:1। यानी मान लो अगर निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 10 है तो अक्षीय पर 20 हो जाएगा, या मान लो अक्षीय पर आपको 40 दिया है तो निरक्षीय पर 20 हो जाएगा। ठीक है ना, अक्षीय पर डबल, निरक्षीय पर उसका जस्ट आधा। इसके बाद बच्चों आता है, अगर हम विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दें तो विद्युत क्षेत्र के कारण इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल 0 होगा। ध्यान रखिएगा, बल, टोटल बल, नेट बल 0 होगा अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो, लेकिन उस पर एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जरूर लगेगा। ठीक है, उस द्विध्रुव आघूर्ण का मान बच्चों होता है हमारा P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, अगर सदिश रूप में लिखूं और मान लिखूं तो PE sin थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे देखिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सतत आवेश वितरण। तो अगर कोई बॉडी जो है उस पर दूर आवेश नहीं फैला हुआ है, उस पर आवेश एक समान रूप से है। मान लीजिए एक तार है, जैसे मेरे हाथ में तार है, ये तार आवेशित है, या मेरे हाथ में मारकर ये आवेशित है, मेरा फोन आवेशित है, तो इन सब पर आवेश ऑब्वियस सी बात है ना। मैं बोलूं उस पर 10 लाख आवेश, काउंट थोड़ा ना करूंगा, 1 2 3 ऐसा थोड़ा ना होगा, मैं पूरा आवेश निकालूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें आवेश घनत्व के बारे में। आवेश घनत्व क्या होता है, 3 तरीके का होता है, रेखिक, पृष्ठीय और आयतनीय। रेखिक का मतलब एकांक लंबाई पर आवेश का मान, पृष्ठीय एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का मान, आयतनीय एकांक आयतन पर आवेश का मान। सिंपल है भाई, अगर एक सीधी बॉडी है तो इसकी लंबाई होगी, ना इसकी मोटाई है, ना इसकी चौड़ाई है, ना कुछ और है, बस इसकी लंबाई है। तो इसका फॉर्मूला बन गया, इसको लैम्डा से निरूपित करते हैं बच्चों। लैम्डा किसके बराबर हो गया, लैम्डा आपका बराबर हो गया सिग्मा Q/L। पृष्ठीय के लिए होता है सिग्मा का फॉर्मूला होता है सिग्मा Q/A, और बच्चों लास्ट में होता है हमारे पास आयतनीय का रो बराबर सिग्मा Q/V। ठीक है बच्चों, यहीं से एक और टर्म निकल कर आई जिसको हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है भाई, आपके पास कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र में से बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही हैं, लेकिन हम सिर्फ वही विद्युत क्षेत्र रेखाओं से मतलब रखते हैं जो उसकी लंबवत हो। तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। फॉर्मूला होता है फाई बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर, जनरल में अपन इसको लिख सकते हैं EA cos थीटा, और अगर सदिश रूप में लिखें तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर का समाकलन। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। आसान है, वोल्ट मीटर याद रखना, वो याद रख लो।
ठीक है बच्चों। फिर फ्लक्स का ही एक और भाई निकल के आया जिसको अपन बोलते हैं गाउस का नियम। एग्जाम की दृष्टि से इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक ही नहीं है इससे पूरे चैप्टर में, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे 10 स्टार 15 स्टार जितने स्टार मार्क करने मार्क कर लो, बोर्ड में प्रश्न जरूर आएगा। गाउस का नियम, बाकी किसी का स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने, इसमें इसी का स्टेटमेंट लिखा क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई हमने बोला कि मान लो ये रूम है, इस रूम में बहुत सारा आवेश है और इस रूम से संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम मान लेंगे कि बहुत बड़ा गाउसी पृष्ठ है और इससे संबंधित जो फ्लक्स का मान होगा वो किसके बराबर होगा? जितना भी इसमें आवेश ना, 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 10 कूलम, सबको जोड़ दो और उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो। तो डेफिनेशन क्या बनी? किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास बना, फाई किसके बराबर हो गया बच्चों? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। गाउस के नियम का बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, याद रखेंगे, भूलना मत। अब गाउस के नियम के हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन, इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है किसी भी अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखिएगा, हर वस्तु की वजह से हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकाले। तो मान लो तार है, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तार है, ये आवेशित है, इस आवेशित तार के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आर बिंदु पर, तो उसका मान आएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। फॉर्मूला क्या होता है? 2k लैम्डा अपॉन आर, जहां पर लैम्डा भी अपन पढ़ कर रहे हैं रेखिक आवेश घनत्व है, तो यहां पर ई में और आर में रिलेशन कैसा हो गया? एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती। तो ग्राफ वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरबोला। अगर मेरे पास कोई आवेशित अनंत चद्दर है, चद्दर का मतलब क्या होता है? पतली सी है, उसकी कोई मोटाई नहीं है, तो चद्दर की वजह से होता है बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर प्लेट आ जाए, मतलब जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, जैसे कि डायरी उसकी मोटाई होती है, पेपर उसकी कोई थिकनेस नहीं है, तो पेपर आएगा चद्दर की कैटेगरी में, डायरी आएगी आपकी प्लेट की कैटेगरी में। तो चद्दर की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरी की वजह से यानी प्लेट की वजह से हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट अगर हमारे पास कोई गोलीय कोश हो, मतलब जैसे मान लो एक लोहे की गेंद है, ठीक है ना, लोहे की गेंद अंदर से खोखली है, या प्लास्टिक की गेंद है जो अंदर से खोखली है, तो अगर हमारे पास कोई गोलीय कोश हो जो अंदर से खोखला हो, तो इसकी वजह से अपन 3 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। गोले के बाहर KQ अपॉन R, गोले के पृष्ठ पर KQ अपॉन बड़ा वाला R। बड़ा वाला R कौन है? इसकी त्रिज्या। बड़ा वाला R कौन है? इसकी त्रिज्या। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं। बाहर बोले तो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन बड़ा वाला R, सॉरी स्मॉल r। पृष्ठ पर बोले तो फॉर्मूला होता है KQ अपॉन बड़ा वाला R, और अगर अंदर बोले तो मान होता है 0, क्योंकि अंदर कोई आवेश ही नहीं है। तो बच्चों अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो अंदर की तरफ तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, पृष्ठ पर कांस्टेंट, और बाहर जाते ही एक आयताकार अतिपरवलय। तो ग्राफ एक्चुअली सिर्फ इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ग्राफ कभी पूछ ले तो आप बता सकते हो। तो ये बच्चों मैंने पूरा चैप्टर आप लोगों को निपटा दिया। आई होप 10 मिनट से भी कम समय में निपटा दिया मैंने। ठीक है, एक बार वापस आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है आवेश, आवेशों के प्रकार, किसी वस्तु को आवेशित करने के विधियां, उसके गुणधर्म। जो मैं बोलता जा रहा हूं अपने ब्रेन में बस उसको रिकॉल करते जाओ। आवेश, वस्तु को आवेशित करने की विधियां, आवेशों के गुणधर्म, आवेश का काम खत्म। आ जाइए कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का फॉर्मूला, उसका मात्रक, उसमें से K आया, एप्सिलॉन नॉट आया, आवेशों को किसी माध्यम में डाला, उससे आपका जो है बल चेंज हो गया। बहुत सारे आवेश मिलकर के एक बल, आवेश पर बल लगा रहे, अध्यारोपण का सिद्धांत आया। उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करी कि यार ठीक है बल तो लग रहा है, लेकिन कभी किसी आवेश पर बल ज्यादा लगता है, कभी किसी आवेश पर बल कम लगता है। तो हमने बोला एकांक आवेश पर बल निकाल लो यार। एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने पढ़ा E इज इक्वल टू F/Q। फिर किसी बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र पढ़ा KQ अपॉन R²। फिर थोड़ा नीचे आते हैं, तो हमने बोला यार कहीं पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, कहीं पर विद्युत क्षेत्र कम है, तो हमने बोला काल्पनिक रेखा बना लेते हैं यार। काल्पनिक रेखाओं को नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र रेखाएं। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े। फिर अपन आ गए हमारे पास विद्युत द्विध्रुव पर। 2 आवेश हैं, परिमाण बराबर है, दोनों को कुछ दूरी पर रख दिया, विद्युत द्विध्रुव बन गया। फिर विद्युत द्विध्रुव में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और उस विद्युत द्विध्रुव को आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो उस पर लगने वाला बलाघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव आपका होता है खत्म। इसके बाद आ जाइए बच्चों सतत आवेश वितरण पढ़ा अपन ने, 3 तरीके का पढ़ा। लैम्डा अगर रेखिक हो, सिग्मा अगर पृष्ठीय हो, और रो अगर हमारे पास आयतनीय हो। ठीक है ना, इससे हमने निकाला विद्युत फ्लक्स,
कोई पृष्ठ है उससे बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, लेकिन लंबवत वाली से मतलब है। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया phi इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या अगर आपके पास उसमें लिखना हो, समीशन में लिखना हो, मतलब आपका इंटीग्रेशन में लिखना हो, तो समाकलन आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टमीटर तो याद हो जाएगा, वो याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई गाउस का नियम है भाई। कोई गाउसीय पृष्ठ है, उससे संबंधित फ्लक्स का मान निकालना है, उसमें जितना आवेश है उसको एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दो। फिर पढ़े इसके एप्लीकेशन, सिलेबस में इसके ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग 3 ही एप्लीकेशन है। किसी भी अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन r। किसी चद्दर की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक और एप्लीकेशन जो एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में इसी में डाल दिया मैंने, वो है किसी प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में कोई गोलीय कोश बाहर हो तो k क्यू अपॉन r, k क्यू अपॉन r स्क्वायर आएगा यहाँ पर, बाहर हो तो k क्यू अपॉन r स्क्वायर, सरफेस पर हो तो k क्यू अपन बड़ा वाला r स्क्वायर, और बाहर हो सॉरी अंदर हो तो उसका मान 0। ठीक है, ग्राफ आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर होता है आपका ओवर। तो बच्चों इस लेसन के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट माइंड मैप के साथ। इस लेसन के लिए बाय।